हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत के स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी समस्या ट्रंप नहीं है, ईरान भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिससे सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टर खुश नहीं है। लाखों इन्वेस्टर खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने संसद में साफ बोल दिया, LTCG टैक्स हटाने का भैया मेरा कोई फिलहाल इरादा नहीं है। यानी जिन लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम होगा, उनके लिए कोई राहत नहीं है। लेकिन क्या मार्केट सिर्फ एक टैक्स की वजह से रुका हुआ है, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो 90% इन्वेस्टर आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सरकार LTCG टैक्स क्यों नहीं हटाएगी, FII भारत छोड़कर आखिर कहां जा रहे हैं और कितना बेचेंगे, पूरा ही खाली कर देंगे क्या, और इंडिया इतने गिरावट के बाद भी महंगा क्यों दिख रहा है, और आने वाले 2 से 3 साल मार्केट के लिए अहम हो सकते हैं जो सारे इन्वेस्टर बात कर रहे हैं। वीडियो के आखिर तक रुकिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो आपके इन्वेस्टिंग का नजरिया बदल देगा। लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना दोस्तों, जिससे बहुत लर्निंग भरी वीडियो बनाते रहते हैं तो आपको पता चलेगा। मैं मॉर्निंग में लाइव आता हूं 7:30 AM को, वो भी आपको पता चलेगा, वो भी मिस ना करें। अगर आप रहना चाहते हैं दूसरों से आगे तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे हम स्टॉक मार्केट की न्यूज़ माइक्रो मैक्रो वो देते हैं जो आप दूसरों से आगे रखता है, और वो हिडन न्यूज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं। आप एक बार 1 महीना ज्वाइन करें, आपको लाइफ चेंजिंग लगेगा। और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम या मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पर है, जहाँ पर हम लाइव सेशन, फ्री स्ट्रेटजी, अनलिमिटेड चीज़ देते हैं, IPO की न्यूज़। तो टेलीग्राम को चेक करें, ऐप को चेक करें, ऐप को यहाँ से स्कैन करके भी ज्वाइन करें, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, हर इन्वेस्टर क्या चाहता है, टैक्स कम हो, लेकिन सरकार इन्वेस्टर का नहीं, रेवेन्यू की भाषा समझती है। डेटा से बताता हूँ, 2021 में सरकार को कैपिटल गेन टैक्स से करीब 25,000 करोड़ मिले, और 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 72,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट एस्टिमेट के मुताबिक ये कलेक्शन 1.25 से 1.30 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। यानी 5 साल में करीब 5 गुना बढ़ोतरी। होश उड़ गए ना? तो आप सोचिए कि अगर आपकी दुकान की कमाई 5 साल में 5 गुना हो जाए तो क्या आप उस प्रोडक्ट की कीमत कम करेंगे? नहीं ना। तो सरकार भी यही कर रही है। इसीलिए संसद में साफ और स्पष्ट जवाब दिया कि भैया LTCG टैक्स हटाने का हमारा कोई फिलहाल इरादा नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है, जो हमारे इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि कोविड से लेकर 2024 तक आपने तेजी देखी, बट बजट 2025 में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। यानी परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 25% की बढ़ोतरी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखें तो 15% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया। यानी करीब 33% ज़्यादा की बढ़ोतरी। यानी भैया कहा कि देखा 4 साल में तो रिटर्न दबा के बन रहा है, इन्वेस्टर भरपूर आ चुके हैं, टैक्स ले लो। इसलिए जब इतना टैक्स बढ़ा तो इन्वेस्टर को उम्मीद थी कि शायद अगले बजट में राहत मिले, बट कैसे मिलता, बढ़ाया ही था लेने के लिए, तो अगले बजट में राहत कहां से दे देते। तो मुझे तो, अगर आप पुराना फॉलो करते होगे तो मैंने क्लियर कट कहा था कि भैया सरकार का कोई इरादा नहीं है, बढ़ाई ही इसलिए है कि आपसे ज्यादा ले सके। अब यहां पर ट्विस्ट है, लोग सोचते हैं कि मार्केट इसलिए नहीं चल रहा कि टैक्स ज्यादा है। रियलिटी इतनी सिंपल भी नहीं है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि 2 दुकान में बिल्कुल एक जैसा मोबाइल है, एकदम एक जैसा, डिट्टो कॉपी। अब पहली दुकान उसी मोबाइल को 1 लाख रुपए में बेच रही है, और दूसरी दुकान वाली बोल रही है आओ 60,000 में ले जाओ। अब आप कहां जाएंगे? साफ सी बात है, दूसरी दुकान में जहां सबसे सस्ता मिल रहा है, 40,000 रुपया नीचे। बस, तो यही काम पूरी दुनिया के बिग इन्वेस्टर भी करते हैं। मतलब वो आपसे अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है, उनको भी जहां सस्ता मिलता है वहीं जाते हैं। तो अब सवाल आता है, इंडिया महंगा क्यों दिख रहा है? तो देखिए, एक बड़ी मीडिया में, टीवी में बात आती है जीडीपी। तो FII को जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। वो देखते हैं कंपनी कितनी कमाई करेगी, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, वैल्यूएशन कितना है। अब इसको डेटा से समझा देता हूं।
अगर हम बात करें, आज का इंडियन मार्केट लगभग 22-23 पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप, और अच्छा ये सब जितना भी डेटा कह रहा हूं ना, एक ऑन एन एवरेज कर रहा हूं जिससे कि आप बड़ी पिक्चर देख सको। ये नहीं कि आज इतना है ऐसे नहीं, बड़ी पिक्चर देखने के लिए एवरेज पे जाओ। चाइना लगभग 10 से 11 पी पे, ब्राजील 8 से 9 पी पे, साउथ कोरिया ऊपर गया था, इसलिए मैंने क्या कहा, ऊपर को भूल जाओ, एक एवरेज की बात कर रहा हूं, करीब 11 से 12 पी पे। और यहां पर MSCI इमर्जिंग मार्केट का एवरेज करीब 12 से 13 पी। यानी देसी भाषा में अगर हम बात करें तो इंडिया बाकी इमर्जिंग मार्केट की तुलना में लगभग 80% तक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता रहा। तो 4 साल तो किया कोविड के बाद, फिर टैक्स की कहानी आ गई, लेकिन वहां पर एक लूप होल फंसा, जो मैं कहा ना कि वीडियो को लास्ट तक देखना। वैसे गिरावट के बाद प्रीमियम पहले जितना नहीं रहा है ये भी बता दो, लेकिन आज भी इंडिया दुनिया के सबसे महंगे मार्केट में शामिल है। अब सोचिए, आपको एक ही क्वालिटी आधे भाव पे मिल रही है तो पैसा कहीं जाएगा। तो FI भी बोल रहे हैं भैया पैसा वहीं जाएगा जो हमको सस्ता देंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या FII इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं? नहीं, यहां पर भी आप गलत हैं। वो सिर्फ पैसे को रोटेट कर रहे हैं। अब कैसे रोटेट कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कहां गए? चाइना, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है, सरकार लगातार स्टिमुलेशन दे रही है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिकवरी की कहानी बढ़ी, तो वो पहले चाइना के साथ गए, गले मिलानी कर लिए। फिर आता है साउथ कोरिया, जहाँ बूम आया AI मेमोरी चिप का, तो सैमसंग, SK हाइनिक्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है साउथ कोरिया में, और ये दोनों शेयर गिर जाएं तो साउथ कोरियन मार्केट का कॉस्ट भी गिर जाएगा, बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल AI डिमांड का फायदा उठाने के लिए कहे भैया साउथ कोरिया सस्ता, उधर चलते हैं। फिर आता है ताइवान, जहां TSMC जैसी कंपनी पूरी AI रिवॉल्यूशन की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, फिर चले गए वहां। फिर आता है अमेरिका, जहां एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट जैसे वो नाम हैं जो एक अलग लेवल पे क्या कर रहे हैं, अगेन AI की दुनिया में बढ़े हुए हैं। एनवीडिया का मार्केट कैप कितना बढ़ा है वो आपको पता होगा, बताने की तो जरूरत नहीं है। नेस्डेक ने कितना बेहतरीन रिटर्न दिया गिरावट के बाद, उसके बाद भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये आते हैं ब्राजील, जहां कमोडिटी स्टॉक यानी आयरन ओर, ऑयल जैसी चीजें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही थी, ये चले गए वहां। यानी देखो कैसे कैसे कब कहां सस्ता मिल रहा है वहां वहां जाते जा रहे हैं मोहब्बत में। तो ये इनको नाराजगी हुई नहीं हुई ना, बल्कि दुनिया में जहां जो मार्केट सस्ता और आकर्षक दिखा, एक बिजनेसमैन की तरह हम भी वही करते हैं। ये भी अपने पैसे को रोटेट करके फायदा लेने की कोशिश में लगे हुए। वहां पर एक डेटा जरूर है जो इनको वापस इंडिया ला सकता है, उस पर हम आएंगे आगे, भूलिएगा मत। लेकिन यहां तक समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे मजेदार डेटा, 2024 में FII ने इंडिया में करीब 2.08 लाख करोड़ की नेट बाइंग की थी, बराबर। लेकिन 2025 की बात कर लें तो यही फॉरेन इन्वेस्टर करीब 1.27 लाख करोड़ के नेट सेलर बन गए। यानी 2024 बाइंग बाइंग बाइंग, 2025 सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यानी करीब एक साल में 3.35 लाख करोड़ का स्विंग। और 2026 का डेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे बताओ 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई तक अभी तक इन्होंने टोटल कितना माल बेचा है, कमेंट में जरूरी है बताना। मैं खुद देखूंगा किसने सही बताया है और किसने गलत। अब इतना बड़ा पैसा एक मार्केट से निकलकर दूसरी मार्केट में जा रहा है, तो उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वही वजह है कि पिछले कई महीनों से हमारे मार्केट की चाल पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही है और मार्केट तड़प रहा है। तो अब यहां पर एक सवाल आएगा कि जब FII इतना बेच रहे हैं तो हम क्यों नहीं टूटे, हम क्यों क्रैश नहीं किए? क्योंकि अगर आप में से जो भी वीडियो सुनने वाले 10 साल पुराने, 15 साल पुराने इन्वेस्टर होंगे तो उनको पता होगा कि FII ने जो इतना बेचा है ना दोस्तों, अगर ये 10 साल पहले बेचा होता तो हमारे मार्केट की वो वाट लगती कि जो कहते हैं ना कत्ले आम मचना, तो वो कत्ले आम मच जाता। ठीक है, एकदम क्लियर कट। क्योंकि मतलब मार्केट उस तरीके से टूटता जिसको कहते हैं ताश के पत्ते बिखर जाना, वो बट क्यों नहीं हुआ? जस्ट आपके कारण। क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट में एक साइलेंट आर्मी तैयार हो चुकी है, नाम है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
यानी DII। अब इसमें कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड आती है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, पेंशन फंड आती है और भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जब FII बेच रहे थे तब इंडियन इन्वेस्टर खरीद रहे थे। और यही वजह है कि भारत का मार्केट पूरी तरीके से नहीं टूटा, या जो टूटा वहां से कवर भी हर बार किया, गिरा उठा, गिरा उठा। अब डेटा समझिए, मैंने कहा था कमेंट में बताने के लिए ना, 2026 में FII ने कितना बेचा, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा, लगभग 2.7 लाख करोड़ की सेलिंग, यानी 2025 से ज्यादा, और 2024 में जितना खरीदा था उससे ज्यादा। लेकिन उसी दौरान पता DII ने कितना खरीदा? 4.16 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग, यानी जितना पैसा बाहर गया उससे भी ज्यादा पैसा इंडिया के मार्केट में आ गया। अब सोचो कि अगर ये बाइंग नहीं होती तो निफ्टी कहां खड़ा होता, कहां तरफ रहा होता, और आपके पोर्टफोलियो की हालत खराब। और मैं अगर एक रफली कैलकुलेशन बताऊं ना, तो खूब आराम से मरी हालत में भी 10 से 15% तो नीचे पड़ा हुआ होता इस भाव से। यही वजह है कि हमारे मार्केट का हीरो FII नहीं बल्कि अब इंडियन इन्वेस्टर बन चुका है। और एक और बड़ी बात, हिस्ट्री में पहली बार DII की हिस्सेदारी FII से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी हमारा इंडियन मार्केट का कंट्रोल अब धीरे धीरे हमारे और आपके हाथ में, यानी इंडियन इन्वेस्टर के हाथ में आता जा रहा है। तो भैया आप लोगों के लिए सैल्यूट बनता है, खुद के लिए एक स्माइल बनती है और खुद के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। अब सवाल एक और आता है कि ऐसा ये जो DII हैं, इनके पास पैसा आया कहां से इतना, अनाप शनाप, पहले पैसा नहीं था क्या? तो जवाब है हम और आप। हर महीने लाखों लोग SIP करते हैं और यही SIP मार्केट को लगातार पैसा देते आया है। अगर हम मार्च 2026 में SIP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पता है कितना है? रिकॉर्ड 32,087 करोड़ का रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM भी बढ़कर पता है कितना हो गया है? करीब 73.7 लाख करोड़ पहुंच चुका है। हिस्टोरिकल है भैया, हिस्टोरिकल। हम हिस्ट्री रच रहे हैं। लेकिन एक बात और है, जब FII डर रहे थे तब भारत का रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा था, और इसको बोलते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन यहीं से वार्निंग भी शुरू होती है। वार्निंग क्या है? रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा डालना धीमा कर दे तो DII की ताकत भी कम होगी। अगर FII सेलिंग जारी रही तो मार्केट पर प्रेशर आएगा। आज मार्केट 2 पिलर पे खड़ा है, पहला है डोमेस्टिक मनी और दूसरा है कॉर्पोरेट अर्निंग। इनमें से एक भी कोई कमजोर हुआ तो मार्केट की चाल बदल जाएगी। और ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, यही है रियल गेम जो मैंने बोला था कि FII को वापस ला सकता है। मतलब पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां पे लोग पूछते हैं कि FII कब आएंगे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट चलता है न्यूज पे, इलेक्शन पे, बजट पे, ट्रंप पे, ईरान पे, फलना पे, चिलना पे, ढिकना पे। नो 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 नो, गलत, महागलत। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट चलता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अर्निंग पे। और 2020-21 में भी जब ये FII आके पैसा लगा रहे थे ना दोस्तों, वो सिर्फ यूं नहीं कि लिक्विडिटी थी, कॉर्पोरेट अर्निंग थी। मान लीजिए कोई कंपनी हर साल 20% प्रॉफिट बढ़ा रही है, हर साल, ध्यान से, तो इन्वेस्टर उसे प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार रहेगा। लेकिन वही प्रॉफिट ग्रोथ 20% से गिरकर 5 से 6% रह जाए तो फिर ये जो 22 से 23 का P है देना मुश्किल हो जाता है। और अब इंडिया के साथ यही हो रहा है। यानी जो 20 से 24 में आपने देखा, अगर आपको फाइनेंशियल आता हो तो आप चेक करना, वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशन इसी पे मिल रही थी जो मैं बार बार यूट्यूब मेंबरशिप में लगातार बता रहा था। आप लोग पुराने नहीं हो तो जुड़ो यूट्यूब मेंबरशिप से, आपको समझ में आएगा। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, GDP ग्रोथ 6.5-7% के पास है, लेकिन लिस्टेड कंपनी की अर्निंग उस स्पीड से बढ़ ही नहीं रही है दोस्तों। और यही बात ग्लोबल इन्वेस्टर को परेशान कर रही है। और यूट्यूब मेंबरशिप में यही माइक्रो मैक्रो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि हमारे साथ जो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े लोग हैं उनको वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या बुल मार्केट वापस नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगला बुल मार्केट अगर आप ये सोचते हो कि लिक्विडिटी से चलेगा, लिक्विडिटी जरूरी है, बट कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी FII आएंगे दोबारा भारी मात्रा में पैसा लेकर। तब
न उनको ये क्रूड से कुछ समझ में आएगा, न उनको आईएनआर से कुछ समझ में आएगा। उनको बस दिखेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, भाग रही है। तो भैया एफआईआई इंडिया से नफरत नहीं करते, वो सिर्फ रिटर्न से प्यार करते हैं। जहां बेहतर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा वहीं जाएगा। यानी जिस दिन इंडिया की अर्निंग ग्रोथ फिर से मजबूत होगी, उसी दिन फॉरेन मनी भी इंडिया में आएगा। प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। तभी मेरे इस कंटेंट की जीत होगी, तभी मैं आपको समझा पाया, मेरे समझाने की जीत होगी। तो आज की कहानी को अगर हम 30 सेकंड में समझें तो सरकार एलटीसीजी टैक्स हटाने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है और एफआईआई हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर नहीं गए। उनको जहां सस्ती वैल्यूएशन मिल रही है वो वहां जाकर पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में वो वापस तभी आएंगे जब अब कॉर्पोरेट अर्निंग उनको दिखेगी। बट वो दिखती बड़ी मुश्किल दिख रही है क्योंकि क्रूड के महंगे होने से कंपनियों की अर्निंग पर इस सीजन भी देखो रिजल्ट आने शुरू हो गए, कोई खास नहीं है। और अगले क्वार्टर के भी जब रिजल्ट आएंगे उस पे तो क्रूड का और मोहब्बत से असर दिखने वाला है। तो यानी इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला 2 से 3 साल आपके लिए वो मुश्किल का वक्त है जहां पे आपको सेलेक्टेड स्टॉक में जाना पड़ेगा, ना कि कुछ देखा रैंडम खरीद लिया। इसलिए हर महीने एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। लमसम का जब वक्त आएगा हम यूट्यूब मेंबरशिप वीडियो के जरिए आपको बताते रहेंगे। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो सबके साथ शेयर कीजिए, डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।